जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी तब से उन्होंने गाय पर राजनीति करी, गोबर पर राजनीति करी, गौमूत्र पर राजनीति करी, सनातन पर राजनीति करी, धर्म के ठेकेदार बने, तथाकथित धर्म के ठेकेदार बनकर हजारों साल पुराने पौराणिक मंदिर तोड़ दिए। चाहे आप काशी विश्वनाथ देख लो, चाहे आप अयोध्या देख लो, और अब मथुरा में भी वही चल रहा है। कमोबेश उससे कम स्थिति नहीं है। पूरा देश चाहता है यदि मुस्लिम समाज मुखर होकर के मैदान में खड़े होकर के ये कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसको माता का दर्जा दिया जाए, यदि बीजेपी वाले लोग इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब गाय सिर्फ इनके लिए राजनीति का एक जानवर है। इनके कई सारे मंत्री, पश्चिम बंगाल का इनका जो मुख्यमंत्री है वो कहता है कि 14 साल के नीचे वाली जो गाय है और 14 साल के ऊपर वाली जो गाय है, ठीक वैसी ही टिप्पणी उसने की जैसी टिप्पणी सुधांशु त्रिवेदी ने की थी कि नॉर्थ ईस्ट की गाय कुछ और होती हैं और इधर की गाय कुछ और होती हैं। तो ये बहुत बेशर्म राजनीति है। उन्होंने कहा कि 14 साल के बाद जो गाय होती है वो गाय नहीं मानी जाता फिर उसे। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की बजाय इन्होंने महामानव घोषित कर दिया, नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया, कईयों ने तो भगवान घोषित कर दिया, चरण वंदना करने लग गए, पत्रकार भी चरण वंदना करने लग गए। बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं, कल को वो नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कहना शुरू कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कल को वो नरेंद्र मोदी को मेलोडी कहना शुरू कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर आपको एक बात दोहराता हूँ कि शर्म उस व्यक्ति को आती है जो जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया होता है। जो वोट चोरी करके मेलोडी के लिए चुना गया हो उसको बेशर्म के अलावा और कुछ नहीं आता। ईद का त्यौहार आ रहा है और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, हम पहले प्यार से मनाएंगे, अगर कोई नहीं मानेगा तो हम उन्हें तरीके से मनाएंगे। देखिए, इनके मैनिफेस्टो में ईद, बकरीद, जब भी कोई हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, चाहे वो नवरात्र हो चाहे रामनवमी हो, उन्हीं चीज़ को लेकर के बयानबाजी करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि ऐसी बयानबाजी आप करोगे जगह जगह लोग आक्रोशित होंगे, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग सड़कों पर निकलेंगे, आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, दंगे होंगे और उससे हम अपनी राजनीति रोटियां सेकेंगे। इससे इनको फायदा होता है और इसीलिए ये ऐसी बात करते हैं, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अगर आज मुस्लिम समाज के लोग जिनको ये अपना पैरोकार मानते हैं, चाहे मदनी की बात कर लो, हमारे लोकसभा सांसद इमरान मसूद जी इस बात को कह रहे हैं, बहुत बड़ा दिल है, मैं मानता हूं उनका। अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, दीजिए। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप सालों से, आप तो कागज पर कुछ भी लिख करके सदन में पढ़ने में माहिर हैं, तो पढ़ दीजिए। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि न इनको हिंदू राष्ट्र से मतलब, न हमारी गाय माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले इस देश में, न इनको उससे मतलब। इनको मतलब है सिर्फ अपनी गंदी, घृणित, झूठी राजनीति को कैसे साधा जाए। और ये गाय को राष्ट्रीय दर्जा क्या देंगे? इनके तमाम साथी जिन्होंने मुस्लिम नाम के प्लेट लगा करके दुनिया भर के जो है वो भूषण खाने खोल रखे हैं, बीफ बेचने वाली कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी चंदा लेती है, हजारों करोड़ रुपए चंदा लेती है चुनाव लड़ने के लिए, और ये राष्ट्रीय दर्जा देंगे उसको? कभी नहीं देंगे ये राष्ट्रीय दर्जा। ये बात देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको पहले भी कहा था कि हमको चिंता चुनावों की नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज हार रही है, क्षेत्रीय दल आज हार रहे हैं। चुनाव आज हारा जा रहा है, कल जीत लिया जाएगा। लेकिन देश यदि हार गया, सैकड़ों साल लग जाएंगे इस देश को उभरने में। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 10 दिनों में लगातार चौथी बार फिर से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, लगभग 7 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बहुत पहले ही कह दिया था। कल भी उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया है, आज भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ट्वीट किया है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2019-20 के दरमियान जब क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जब सस्ता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब सस्ता हुआ, तब भी इन्होंने यहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते नहीं किए और महंगे किए। तो इनकी नीयत बहुत स्पष्ट है। आपसे ज़्यादा मजबूत आपके आस पड़ोस के छोटे छोटे देश हैं। उन्होंने महंगाई कंट्रोल कर ली, एजुकेशन व्यवस्था ठीक कर ली, अपनी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था ठीक कर ली, हर चीज़ में वो आपसे आगे निकल रहे हैं। और आप कहाँ हैं? आप मेलोडी में अटके पड़े हैं। आपके लिए मेलोडी सर्वोपरि है, आप वहाँ जाकर के मेलोडी बांट रहे हैं। ये दो देशों की छोटी सी बात थी मेलोडी की, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा राजनीतिक मुद्दा। बात छोटी नहीं है। आप एक दिन खड़े होकर के पहले देश को संबोधित करते हैं कि गाड़ियाँ मत चलाओ, सोना मत खरीदो, खर्चा मत करो, सीमित कर दो सब कुछ, श्वास मत लो,
सो मत, जगो मत, इस तरीके की बात करके, और आप 1000 करोड़ रुपए के प्लेन में उड़ करके जाते हो, 10 लाख का सूट पहन करके जाते हो, 5 लाख के बूट पहन करके जाते हो। और बड़ा सुंदर, एक मैंने कल कहीं पढ़ा, एक छोटी सी बच्ची कह रही थी कि नॉन बायोलॉजिकल 1.5 लाख रुपए का पेन अपनी जेब में लगाता है। मैं इस बात को सोचते सोचते हैरान होती रहती हूँ कि आखिर एक अनपढ़ व्यक्ति उस 1.5 लाख पेन से लिखता क्या होगा। बात तो उसकी बिल्कुल सही थी। तो ठीक उसी तरीके की स्थिति देश से लेकर बाहर तक इन्होंने कर रखी। आपकी विदेश नीति इतनी फ्लॉप है। आपका सबसे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप, वो आपको बात बात पर झाड़ता है, बेइज्जती करता है। आपकी बेइज्जती तो छोड़ो, वो देश की बेइज्जती करता है, देश के लोगों को कूड़ा कचरा कह देता है, पता नहीं किस किस नाम से संबोधित करता है, लेकिन आप कभी भी उसको आंख नहीं दिखा पाते हैं। 56 इंच की छाती ठोक नहीं पाते हैं आप। युवाओं में काफ़ी ज़्यादा असंतोष है, इसका जीता जागता उदाहरण अभी देखा आपने कि जब सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जस्टिस ने कहा कि युवा कॉकरोच हैं, तो उसके बाद एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी और उसे बहुत ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा भी लोग फॉलोअर्स भी हो गए। तो देखिए, वो कोई पार्टी नहीं है। आपको इस देश का ट्रेंड समझना चाहिए। आज देखिए इस देश में किस कदर बेरोजगारी है। सारे एम्प्लॉई जितने थे वो सब सड़कों पर हैं। छोटी छोटी नौकरी करने वालों की नौकरियां खत्म हो गई, छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वालों के उद्योग धंधे चौपट हो गए। तो सोचिए, कोई विदेश में बैठा हुआ एक आदमी इस देश के नौजवानों के मन की बात को समझते हुए कोई एक पोस्ट डालता है, उस पोस्ट को 1 घंटे के कम समय में भी वो पोस्ट अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वायरल हो जाती है। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग यदि 24 घंटे में उससे जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपने देश को दीमक की तरह खोखला कर दिया, दीमक की तरह चाट गए आप, साफ कर दिया आपने, कुछ बचा नहीं है। और 70% से ज़्यादा युवाओं वाले देश में यदि युवाओं की ये बेकदरी है, उनको इस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया गया है, ये संकेत इस देश के लिए ठीक नहीं है। कोई भी विरोध करता है सरकार का, उसे तुरंत पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाता है, देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ऐसे ही जो फॉलोअर्स थे उनको भी कहा गया कि बाहर के फॉलोअर्स हैं। वो तो इनका ट्रेंड है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जब इन्होंने सहन नहीं किया, उनको हटा दिया रास्ते से, चाहे आडवाणी जी हों, चाहे आपके मुरली मनोहर जोशी जी हों, तमाम नेता जिसने इनको ज्ञान देने की कोशिश की कि आप देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप महंगाई को बढ़ा रहे हैं, आप अनाप शनाप चुनावों में पैसा खर्च कर रहे हैं, वोट चोरी पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार गिराने में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उनको सबको साइडलाइन कर दिया इन्होंने, सबको हटा दिया। और एक CBSE का बच्चा था, उसने अपनी जो कॉपीज थी वो जब सामने रखी तो उसकी कॉपी नहीं थी, उसने अपना ये दर्द, उसने चैलेंज किया, सवाल किया। वो सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं है, इस देश के करोड़ों CBSE के बच्चों का सवाल है, और वो कड़ा तमाचा है सरकार के ऊपर। उसे भी लोग जो है DD न्यूज़ के एंकर हैं वो पाकिस्तानी बताते हैं। देखिए, DD न्यूज़ का एंकर जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पत्रकार है, वो पत्तलकार आदमी है, दिन रात जूते चाटता रहता है। उसको पत्रकारिता की डिग्री फर्जी कहाँ से मिली होगी, वो उस पर भी एक सवाल है। उसको मैं पत्रकार नहीं मानता। वो तो कभी पब्लिक प्लेस में जाकर के कहीं एक शो नहीं कर सकता छोटा। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अशोक श्रीवास्तव यदि किसी भी दिन पब्लिक में जाकर के एक शो करके दिखाए, यदि 1000 जूते उसको नहीं पड़े तो आप मेरा नाम बदल देना। चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं उसकी नस नस जानता हूँ। वो टुकड़ों पर पलने वाला आदमी है। तो क्या इसी तरह आवाज़ दबाई जाती रहेगी कोई भी? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ वो CBSE के बच्चे ने जो सवाल किया है वो सिर्फ एक बच्चे का सवाल नहीं, देश के लाखों बच्चों का सवाल है। सरकार के ऊपर तमाचा है, सरकार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर तमाचा है, पूरे के पूरे CBSE बोर्ड के ऊपर तमाचा है, प्रधानमंत्री और अमित शाह के मुंह पर तमाचा है, जो जब 12th के एग्जाम आते हैं, जब वो ज्ञान देने आते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। ये सवाल हैं। अभी राजस्थान में नीट की परीक्षा हुई। नीट की परीक्षा कोई एक सामान्य परीक्षा नहीं होती है, इस देश के बड़े परीक्षाओं में से एक परीक्षा मानी जाती है। वो माँ बाप कोई खेत बेचता है, कोई गहने गिरवी रखता है, और गहने और खेत से ज़्यादा 6-7 साल की उनकी उम्मीदें होती हैं। वो उम्मीदें गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे मेहनत करते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं। और जिस बच्चे की डेथ हुई, जहाँ हमारे अनुयायी के प्रेसिडेंट गए, राहुल गांधी जी ने फ़ोन से बात की, आज दिल्ली के सराय राहुल जी उनसे मिले, 11 लाख रुपए कर्ज लेकर के उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया। और इस बार उसका सिलेक्शन हो गया था, 2 बार ट्राई किया, इस बार उसका पक्का था। लेकिन आपने क्या किया? आपने उसकी उम्मीदों को कुचल दिया, ताकि धर्मेंद्र प्रधान की उम्मीदें बरकरार रहें, सिस्टम की उम्मीदें बरकरार रहें। सोचिए कितना घटिया सिस्टम कर दिया आपने। आपकी मानसिकता पर थू है। आपने देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करके रख दिया, उनकी उम्मीदें, उनका भविष्य कुचल करके रख दिया। कुछ बचा नहीं उनके पास। कहाँ जाएं वो बच्चे, किससे कहें वो बच्चे? और कोई भी यदि प्रदर्शन करने के लिए निकलता है, अपना रोष व्यक्त करने के, CBSE के बच्चे ने ये सवाल खड़ा किया, तो आपके पाले हुए वो कुत्ते की दुम हिलाने वाले पत्रकार उसको गद्दार बोल रहे हैं,
उसको पाकिस्तानी तालिबानी घोषित कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे स्टूडियो में जाकर के ऐसे जिनको आपने कॉकरोच किया, इन तमाम कॉकरोच को जाकर के आग लगा देनी चाहिए उस स्टूडियो में। और होगा एक दिन, मैं आपको कह रहा हूँ, होगा एक दिन ऐसा, या तो इन बच्चों के साथ समय रहते ये न्याय करेंगे, और नहीं तो जिनको इन्होंने कॉकरोच बोला है, तो कॉकरोच को पर कुतरने आते हैं, पूरा का पूरा तंत्र उनकी चपेट में आएगा और फिर कोई भी तंत्र काम नहीं करेगा। आपकी कोई ईडी, सीबीआई, ये वो सब कुछ काम नहीं करेगा। स्थिति वैसी ही होगी जैसी श्रीलंका में हुई थी, स्थिति वैसी ही होगी जैसे नेपाल में हुई थी, क्योंकि आपने इस देश के साथ वो कर दिया है जो सदियों सदियों में इस देश की मूल बुनियादी सोच कभी सोच भी नहीं सकती थी। आपने इस देश को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, खोखला।